हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का इस समरी सीरीज पे। मैं मोहित यादव और मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। और मैं आज आपको यहां पर जिस चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं, जिस चैप्टर की आज हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं इस समरी सीरीज में, उस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो ये जो चैप्टर है जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर आज इसका लेक्चर नंबर 3 जाने वाला है। कौन सा लेक्चर जाने वाला है बेटा? आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 जाने वाला है। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके 2 लेक्चरों को हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस समरी सीरीज के माध्यम से हम लोग फटाफट हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समरी सीरीज में टॉपिक वाइज चीजों को डिस्कस करते हैं और एक क्लास में हम लोग एक टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करके नोट्स के सहित उसको हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है ना, तो हमारा काम है यहां पर चीजों को समझाना जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए और आप एग्जाम में अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। आपका क्या काम है? आपका काम है कि आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे लगातार मेरे साथ बने रहना है। ठीक है ना, इस टाइम पर आपको कहीं और भी अपना ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है ना, पूरा का पूरा फोकस आपको यहां पर रखना है। ठीक है, 1 घंटे की क्लास है, इस 1 घंटे को लगातार आपको देखना है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा है ना, जैसे किसी एक टॉपिक को हम लोग एक क्लास में कवर करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो तुमको यहां पर मिल जाएगा, है ना। तो जैसे कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लैंगिक जनन की। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? लैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो लैंगिक जनन है, तो इस लैंगिक जनन में हम लोग 2 चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। दूसरा हम लोग देखेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, तो आज हम लोग किस टॉपिक को यहां पर डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन में नर जनन तंत्र को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो आज की क्लास जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक आज का है, जो आज का हमारा टारगेट है, आज का हमारा टारगेट क्या है कि हमको नर जनन तंत्र के बारे में सब कुछ जानकारी आज हो जानी चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में चीजें पहले से आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर नहीं आती है भाई साहब, तो आज तुमको अपने आप से यह वादा करना है कि आज की ये क्लास लेने के बाद नर जनन तंत्र वाले टॉपिक में तुम्हारा कोई भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, है ना। तो आपको यह वादा करना है कि आज आप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, जो भी इसका कॉन्सेप्ट है उसको बाकायदा अच्छी तरह से समझेंगे। जो जो चीजें हम लोगों को आज डिस्कस करनी है, जो टॉपिक्स इसके इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम लोगों को गंभीरता से पढ़ना है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाती है, पीडीएफ अवेलेबल रहती है, तो इसमें आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। आराम से आप जो है पीडब्ल्यू के उसमें ऐप में जाकर के नीचे दिए हुए लिंक पे पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आएगा, समझ में सारा आएगा। अगर किसी कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, वहां से आप उस टॉपिक को अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में, जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं वहां पर क्या कर लेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चलो शुरुआत करते हैं। और क्या शुरुआत करते हैं कि आज हम लोगों को इस लैंगिक जनन वाले टॉपिक में हम लोगों को कितनी चीजें डिस्कस करनी है। तो वैसे इस लैंगिक जनन वाले टॉपिक में हम लोगों को यहां पर 2 चीजें डिस्कस करनी है। पहला हमको पढ़ना है नर जनन तंत्र के बारे में। पहला क्या पढ़ना है? नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, और इसी लैंगिक जनन में एक और पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग मादा जनन तंत्र कहते हैं। ठीक,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो इस लैंगिक जनन में हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एक नर जनन तंत्र है, एक मादा जनन तंत्र है। आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, आज हम लोग इस नर जनन तंत्र को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। अगली क्लास में जो आपका अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोग मादा जनन तंत्र को डिस्कस करेंगे। और मादा जनन तंत्र के साथ साथ एक टॉपिक आता है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग इसी मादा जनन तंत्र के साथ ही क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक, क्योंकि नर जनन तंत्र थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा चीजों को पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र थोड़ा सा आसान है, तो इसके साथ हम लोग जनन स्वास्थ्य वाले टॉपिक को भी मादा जनन तंत्र वाले के साथ ही कवर कर लेंगे। दो टॉपिक को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के हम लोग अगली क्लास टॉपिक की शुरुआत करते हैं, है ना, जो कि क्या है, जो कि है नर जनन तंत्र। ठीक है, तो ये जो नर जनन तंत्र है बेटा टॉपिक है, आपको यहां पर जो है दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र बना हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, नर जनन तंत्र का। तो आप अक्सर सोचते हैं कि सर इसमें हम क्या, हमको पूरा का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पूरा पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। एक अध्यापक का सही रोल होता है कि आपको सही जानकारी दें। ठीक है, अगर आप डायग्राम बना सकते हैं बनाइए, बहुत अच्छी बात है कि आप डायग्राम बनाइए, है ना। डायग्राम, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या जो है आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है, नहीं भी अच्छी लगती है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि उस डायग्राम की आपको नेमिंग आनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डायग्राम आपको दिया जाता है, 95% आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिया जाएगा, उसकी लेबलिंग पूछी जाती है कि बताओ, यहां पर लिख दिया गया, यहां पर एग्जाम में लिख दिया जाएगा ए, इसको लिख दिया गया बी, इसको लिख दिया गया सी, और यहां पर लिख दिया डी। ए बी सी डी करके लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भैया जो है ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। ठीक है, तो आपको लेबलिंग आनी चाहिए, आपको नाम पता होने चाहिए, कहां पर क्या नाम है, इसके बारे में बहुत अच्छे से, बिना किसी कंफ्यूजन के तुमको यहां पर जो है नाम पता होने चाहिए। ठीक है ना, डायग्राम बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना सकते हो तुमको बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नर जनन तंत्र के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो पुरुषों में जो मेन, जो प्राइमरी, जो इंपॉर्टेंट जो नर जनन तंत्र है वो कौन, क्या नाम है उसका, नाम होता है वृषण। क्या नाम होता है बेटा, वृषण नाम होता है, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। तो ये जो टेस्टिस है, ये जो वृषण है, ये क्या है, यही है जो मेन रोल प्ले करता है नर जनन तंत्र में। ठीक है ना भाई, नर जनन तंत्र में जो मेन रोल प्ले करता है वो क्या है, वो टेस्टिस है। तो एक तो आपका हो गया टेस्टिस, किसमें आ गया, नर जनन तंत्र में, जो क्या करता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यही वो वृषण है, यही वो वृषण है जो क्या करता है, जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है, स्पर्म के निर्माण में मदद करता है। ठीक, स्पर्म का निर्माण करता है। जब स्पर्म का निर्माण होगा तभी तो वो स्पर्म कहां जाएगा, फिर मादा जनन तंत्र में जाएगा, फिर वहां पर जाकर के अंडाणु से मिलेगा और फिर निषेचन की प्रक्रिया करके भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है ना, तो वो स्पर्म का निर्माण, उसका फॉर्मेशन कहां होता है बेटा, वृषण में होता है। और वृषण कहां है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वृषण है। तो इसका मतलब कि आपको दो जगह पर वृषण दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब संख्या में कितने हैं, दो हैं। तो ये कितने होते हैं, संख्या में दो होते हैं, अर्थात एक जोड़ी हो सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, एक जोड़ी, वन पेयर। कैसे होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, वन पेयर होते हैं। ठीक है ना, तो एक तो आपका हो गया ये वृषण। दूसरा, दूसरा क्या होता है, दूसरा तुम यहां पर देख रहे हो संरचना में कि बहुत सारी तुमको ये नलिकाएं जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, है ना, ये कितनी सारी नलिकाएं हैं। तो यहां पर इसको हम एक सीधे सीधे शब्द में लिख लेते हैं, क्या, सहायक
नलिकाएं, क्या लिख लेते हैं, सहायक नलिकाएं। तो एक हो गया वृषण, ठीक है, और दूसरा हो गया सहायक नलिकाएं। तो सहायक नलिकाएं भी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। ये भी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। क्यों, एक जोड़ी क्यों होती है, क्योंकि जो नलिका आप यहां से निकलते हुए देख रहे हो, ये देखो जो नलिका ये निकल रही है, वही दूसरे वाले वृषण से भी वो नलिका यहां से निकल करके ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो ये नलिकाएं कितनी है, कोई दो। ये आपको देख रहे हो, इस संरचना को क्या कहते हैं, अभी हम बताएंगे इसको क्या कहते हैं। तो ये भी कितने हैं, दो हैं, क्योंकि वृषण दो हैं, तो नलिकाएं भी कितनी हैं बेटा, नलिकाएं भी कितनी हैं, दो। तो इसका मतलब एक जोड़ी आपकी जो है क्या हो गया, सहायक नलिकाएं हो गई, ठीक। एक वृषण हो गया जो कि एक जोड़ी है, दूसरा सहायक नलिकाएं जो कि एक जोड़ी होती हैं। तीसरे नंबर पे आ जाएगा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला क्या, बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय क्या होता है, ये होता है शिश्न, क्या होता है ये शिश्न, अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं पेनिस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको पेनिस कहते हैं। जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है इसको क्या कहते हैं, इसको यहां पर शिश्न कहते हैं, पेनिस कहते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा सहायक ग्रंथियां, क्या हो जाएगा, सहायक ग्रंथियां। कितनी सहायक ग्रंथियां होती हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन सहायक ग्रंथियां हैं, इन सहायक ग्रंथियों का, ये जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड हैं, जो नर जनन तंत्र में पाई जाती हैं, ये संख्या में कितनी होती है, तीन होती है। यहां पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। नर जनन तंत्र में जो सहायक ग्रंथियां हैं वो कितनी होती है, तीन होती है। तीनों का नाम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मादा जनन तंत्र के में जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर जो सहायक ग्रंथियां हैं वो सिर्फ एक होती है, ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि नर जनन तंत्र में जो सहायक ग्रंथियां हैं वो तीन होती हैं, जबकि मादा जनन तंत्र में जो सहायक ग्रंथियां हैं वो कितनी होती है, एक होती है, ठीक। तो भाई नर जनन तंत्र का एक जो मोटा मोटा सा जो खाका होता है वो हम लोगों ने तैयार कर लिया। ये खाका क्या होता है, इसका मतलब जो इसका प्रारूप है कि हम लोगों को इस नर जनन तंत्र में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या पढ़ना है हम लोगों को इसमें सबसे पहले पढ़ना है वृषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, वृषण के बारे में पढ़ना है, जिसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। संख्या में ये लोग दो होते हैं, इसका मतलब कि एक जोड़ी हो गया। तो एक हो गया आपका वृषण, दूसरा हो गया सहायक नलिकाएं। क्या हो गया, सहायक नलिकाएं। अभी एक एक नलिकाओं की चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे, कितनी सहायक नलिकाएं होती है, कौन कहां से निकलती है, क्या क्या किसका कैसा कैसा सिस्टम है, ये सारी चीजें भी हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके बाद तीसरा हम लोग को पॉइंट देखना, बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय क्या होता है, ये होता है शिश्न, अर्थात अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं पेनिस। ये वही पेनिस है जो किसमें मदद करता है, जो मैथुन में मदद करता है ना। मैथुन की जब प्रक्रिया हो रही होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल इंटरेक्शन कहते हैं, है ना। तो उस फिजिकल इंटरेक्शन में ये पेनिस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों, क्योंकि ये पेनिस मदद किसमें करता है, ये जो है ये वृषण में बनने वाले जो शुक्राणु हैं, वृषण में बनने वाले जो शुक्राणु हैं, स्पर्म हैं, उनको मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर लेकर के जाने का काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि बनते तो स्पर्म यहां पर हैं, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र के अंदर बनने वाले जो स्पर्म हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचेंगे कैसे, तो उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, पेनिस करेगा, ठीक है, जिसको हिंदी में शिश्न कहते हैं। और ये क्या है, एक बाह्य जननेंद्रिय है, ठीक है ना। मैथुन के माध्यम से स्पर्म को जो है फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है, ठीक। इसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो होती है सहायक ग्रंथियां। नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियों की संख्या बेटा कितनी होती है, तीन होती है, ठीक। चलो, तो ये हम लोगों ने एक चीज समझी कि हम लोगों को इसमें जो है चार टॉपिक को यहां पर डिस्कस करना है, ठीक है। एक बार हम लोग यहां पर सारी ही चीजों को समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपको चित्र यहां पर दिख ही रहा है कि ये किसका चित्र है, ये नर जनन तंत्र का चित्र है। इसमें कौन क्या कहां पर है, एक बार इसको फटाफट देख लेते हैं। तो चलो भाई,
अब क्या करना है तुमको, अब पूरा फोकस यहां पर, ठीक, क्योंकि ये 4 पॉइंट तो तुम नहीं भूलोगे, लेकिन तुम ये नाम जरूर भूल जाओगे। और नाम ही क्या है, महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी में किसी भी चित्र का जो नाम है वो नाम बेटा तुमको याद होना चाहिए। अगर तुमको वो नाम नहीं याद रहा तो फिर मामला गड़बड़ है, ठीक। तो अब बिल्कुल भी हर जगह से अपना मन भटकाव से हटा करके यहां पर ले आओ, पूरी तरह से केंद्रित करो। और चलो भाई एक एक करके सारे नाम डिस्कस करते हैं। तो ये जो तुमको संरचना यहां पर दिखाई दे रही है, ये गोल गोल जो संरचना है, अंडाकार संरचना है, इसको क्या कहते हैं, इसको वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको वृषण कहते हैं, ठीक। ये भी वृषण है, ये भी वृषण है, ठीक। अब जब वृषण को जब बहुत ज्यादा अंदर से देखा जा रहा है, इसको माइक्रोस्कोप से जब हम देख रहे हैं कि भैया और इसके अंदर वृषण के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो भैया वृषण के अंदर तुमको ये कुछ नलिकाएं दिख रही हैं इस तरीके से। अभी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से डायग्राम तुमको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। तो ये जो तुमको कुछ नलिकाएं दिख रही है यहां पर, इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, इन नलिकाओं को कहते हैं, क्योंकि ये वृषण के अंदर है। कहां है, वृषण के अंदर है, इसलिए इस नलिकाओं को कहते हैं वृषण पालिका। क्या कहते हैं, वृषण पालिका। और ये जो नलिकाएं हैं जिनको हम लोग वृषण पालिका कहते हैं, ये नलिकाएं आपस में क्या कर जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। और मिल करके एक जाल की संरचना बनाती है। यहां पर ये जाल आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पर ये जाल है। ये जो जाल जैसी संरचना बनाएंगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जाल यहां ये है, ठीक। ये जो जाल जैसी संरचना है, इसको क्या बोलेंगे, तो ये वृषण पालिका के मिलने से ही बना है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे वृषण जालिका। क्या बोलेंगे इसको, वृषण जालिका बोलेंगे, ठीक। और वृषण जालिका, ये जो नलिकाओं का जाल है, इसके बाद फिर यहां से ये नलिकाएं निकलेंगी, ये वाली, ठीक है ना, ये नलिकाएं निकलती हैं। इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, इन नलिकाओं को कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या कहते हैं, नलिकाओं को शुक्रवाहिका कहते हैं, ठीक। और ये जो बहुत सारी नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं क्या करेंगी, ये आपस में मिलकर के जिस संरचना का निर्माण करती हैं, उसको अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको अधिवृषण कहते हैं, ठीक। और अधिवृषण के बाद आप देख रहे हो ये जो अधिवृषण है, और फिर ये इस तरीके से ऐसे ये कुंडली बना रहा है, और ये कुंडली बनाते हुए ये तुमको संरचना दिख रही है। और फिर ये ऐसी ये लंबी सी, ये बहुत ज्यादा लंबी ये नलिका के कुछ आकार की संरचना है। तो ये जो नलिका के आकार की जो तुम संरचना देख रहे हो, इस नलिका के आकार की संरचना को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शुक्रवाहक। क्या कहते हैं, इसको शुक्रवाहक कहते हैं, ठीक। ये जो तुम संरचना देख रहे हो, ये वाली, ये जो ऐसे निकली हुई है, इधर भी निकली है, इधर भी निकली है, इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, ठीक। और ये जो तुम संरचना देख रहे हो, ये वाली, ये क्या है, ये मूत्राशय है। क्या है, ये मूत्राशय है, ठीक। तो भाई फिर से जरा देखते हैं, क्योंकि नलिकाओं का काम लगभग यहां पर खत्म। जो मेन हम लोगों ने यहां पर सबसे पहले देखा था किसको, वृषण को, है ना। नर जनन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था वो था वृषण। और वृषण क्या है बेटा, ये संरचना है गोल, एक ये संरचना है, दो यहां पर वृषण होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं एक जोड़ी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर वृषण को देख लिया। अब जब थोड़ा सा और जब वृषण के बारे में देखते हैं कि वृषण के अंदर और कौन कौन सी नलिकाएं होती हैं, तो वृषण के अंदर जो नलिकाएं हैं अभी हम लोग और डीप में भी समझेंगे। पहले हम लोग एक जो है रफ डायग्राम अपने मन में बना लेते हैं। सारे नामों को याद करने का तरीका यही होता है कि जब आप उसको बार बार पढ़ो
जब आप किसी नाम को बार बार पढ़ोगे, बार बार सुनोगे, तो तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाता है ना। जैसे कि हम तुमको बताएं कि कभी आप लोगों ने किसी गाने को याद करने की कोशिश करी है, तो जब गाने को याद करने की कोई अभी आपने कभी कोशिश नहीं करी होगी, है ना, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे गाने याद हो जाते हैं। लेकिन तुम उसको क्या करते हो, क्या कहते, तुम उसको याद करते हो, तुम गाने को सुनते हो, फिर तुमको लगा यार ये गाना तो बहुत अच्छा है, तो ये गाना अच्छा है, फिर तुम क्या करते हो, कॉपी पेन लेकर के बैठते हो, उस गाने को लिखते हो, फिर तुम उस गाने को याद करते हो, फिर तुम उस गाने को गाते हो। क्या ऐसा करते हो? क्या ऐसा नहीं करते ना, है ना। तुमको वो चीज अच्छी लगती है, तुमको गाना अच्छा लगा, तुमने सुना, तुमने कहा यार मजा आ गया, यार क्या गाना है, और तुमने सुना, भाई साहब बढ़िया, दिल खुश हो गया। और तुमने एक बार, दो बार, तीन बार जब उसी गाने को बार बार सुना, तो तुमको ऑटोमेटिक, जब तुमको तीसरी बार वो गाना सुनते हो, तो अपने आप तुम उसको गाने लगते हो। तो क्या तुमने उसको याद किया? क्या तुमने उसको कॉपी पेन लेकर के लिखा कि नहीं पहले हम उसको लिखेंगे, फिर हम उसको याद करेंगे, तब हम उसके साथ गाएंगे? ऐसा कुछ किया? ऐसा कुछ तो नहीं किया। बस वो तुमको गाना अच्छा लग रहा था, इसकी वजह से तुमने गाने को 2 से 3 बार, 4 बार उसको सुना। क्यों? क्योंकि तुमको अच्छा लग रहा था। और सुनते सुनते तुमको क्या होने लगा, वो याद होने लगा। चौथी बार जब तुम गाना सुन रहे थे, तो साथ में तुम भी गुनगुना रहे थे, है ना। भले तुमको पूरा ना याद हुआ, लेकिन आधा से गाना, आधा या तुमको आधा से ज्यादा वो गाना याद हो जाता है। तो बस तुमको भी यहां पर यही करना है। क्या करना है कि तुमको सिर्फ नामों को सुनना है। तुम नाम को सुनते रहोगे, और जब एक बार, दो बार, तीन बार वही नाम बार बार तुम्हारे सामने आएगा, तो तुमको ऑटोमेटिक वो गाने की तरह याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई साहब ये हो गया वृषण। और वृषण के अंदर जब नलिकाओं की चर्चा करी जाएगी, तो सबसे पहले मिलेगी वृषण पालिका, इसके बाद वृषण जालिका, वृषण जालिका के बाद शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका के बाद अधिवृषण, और अधिवृषण जो है एक लंबी सी नलिका के आकार की संरचना में खुलता है, जिसको हम लोग शुक्रवाहक कहते हैं। ठीक है ना। ये आपको वो चीज जो, ये आपको जो नलिका के आकार की संरचना ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। और मूत्रवाहिनी किससे निकलती है बेटा? तो ये आपकी मूत्राशय से निकलती है। ठीक है। तो ये तो हो गई नलिकाओं की चर्चा। अब इसके में हम लोग देखेंगे नर जनन तंत्र क्या है। तो परिभाषा जब हम लोग देखेंगे, तो जनन कोशिका उत्पादित करने वाले जो अंग हैं, क्या जनक कोशिका उत्पादित करने वाले जो अंग हैं, और जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने के लिए, तो जनन कोशिकाओं को उत्पादित करने वाले अंग, और उन कोशिकाओं को, किसको, स्पर्म को, शुक्राणुओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने के लिए जो अंग होते हैं, इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इनको संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहते हैं। मतलब कि वृषण और सहायक नलिकाओं को आपस में मिला दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र कहते हैं, जिसमें सहायक ग्रंथियों का भी रोल होता है, जिसमें बाह्य जननेंद्रिय का भी रोल होता है। तो ये क्या है? नर जनन तंत्र है। तो नर जनन तंत्र में हम लोग कितनी चीज को डिस्कस करेंगे? यहां पर हम लोग पढ़ेंगे वृषण को, किसको पढ़ेंगे? वृषण को पढ़ेंगे। ठीक है। सहायक नलिकाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है। और बाह्य जननेंद्रिय, और सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों को यहां पर नर जनन तंत्र में क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है। जब सहायक नलिकाओं की बात करेंगे, तो आगे हम आपको डायग्राम के माध्यम से सारी की सारी सहायक नलिकाएं दिखाएंगे। अभी हम किसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वृषण के बारे में। ठीक। जब हम वृषण के बारे में देखते हैं, तो वृषण की संरचना कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। ठीक है। वृषण की संरचना आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है।
ये क्या है, एक आउटर कवरिंग है ना, एक बाहरी आवरण है। जो वृषण है, ये वृषण एक बाहरी आवरण के अंदर स्थित होता है। ठीक, इस बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, बाहरी आवरण को वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। ठीक, ये जो वृषण कोश है, ये क्या है, बाहरी आवरण है। ठीक, वृषण कहां होते हैं, वृषण एक लेयर के अंदर, एक परत के अंदर स्थित होते हैं। इस परत को क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं, जिसके अंदर वृषण स्थित होता है। अब ये जो वृषण है, ये उदर गुहा के बाहर होते हैं। और आखिर वृषण कोश के अंदर क्यों होते हैं, उसका रीजन ये है कि ये जो वृषण है, इस वृषण को करना क्या है, इसको शुक्राणुओं का निर्माण करना है। क्या करना है बेटा, शुक्राणुओं का निर्माण करना है। और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के तापमान की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर का जो तापमान है, उस शरीर के तापमान से कुछ कम तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे कितना कम, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। क्यों, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। कौन करता है शुक्राणुओं का निर्माण, तो वृषण के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं की चर्चा अभी हम करेंगे, आपको बताएंगे वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। लेकिन उन कोशिकाओं को शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के तापमान की तुलना में। इसीलिए वृषण हमारे शरीर के बाहर उदर गुहा के अंदर इस वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम चर्चा करेंगे इनकी नलिकाओं की, तो इस वृषण कोश के अंदर ये जो तुमको नलिकाएं दिख रही हैं, ये जो तुमको नलिकाएं दिख रही हैं, ये इस तरीके से जो तुमको पार्टीशन बेटा यहां डायग्राम में दिख रहा है, ये लगभग कितने होते हैं, लगभग ये 200 से 250 होते हैं। कितने होते हैं, 200 से 250 होते हैं। कितने होते हैं ये, 200 से 250। संख्या इनकी कितनी है, 200 से 250। ठीक है, कहते क्या है इनको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं इनको, वृषण पालिका। ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आगे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वृषण जिसके अंदर स्थित होते हैं, जो एक लेयर है, जो परत है, उसको वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश के अंदर लगभग 200 से 250 कक्ष होते हैं। क्या होते हैं, 200 से 250 कक्ष होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। ठीक है ना, इस वृषण पालिका के अंदर, इस वृषण पालिका के अंदर क्या होते हैं, 2 से 3 कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं, 2 से 3 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं, 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। जो पहली कोशिका है उसको कहते हैं नर जर्म कोशिका। जो पहली कोशिका है उसको कहते हैं नर जर्म कोशिका। यही नर जर्म कोशिका क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। जो दूसरी कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका। क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो वृषण पालिका है, उसके अंदर 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है नर जर्म कोशिका होती है, दूसरी सर्टोली कोशिका होती है। ये जो सर्टोली कोशिका है, ये क्या करती है, ये नर जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है, नर जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है।
जबकि ये नर जन्म कोशिका क्या करती है, ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। क्या करती है ये, शुक्राणु निर्माण करती है। ठीक, तो शुक्राणुओं का निर्माण कौन करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करेगी कौन, ये नर जन्म कोशिका। और इस नर जन्म कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण कर सके उसके लिए उसको ताकत कौन देगा, उसके लिए उसको पोषण कौन देगा, उसको पोषण देने के लिए यहां पर एक और कोशिका होती है जिसको हम लोग कहते हैं सर्टोली कोशिका। यह सर्टोली कोशिका नर जन्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है। क्यों पोषण प्रदान करती है, जिससे कि यह नर जन्म जो कोशिका है यह शुक्राणुओं का निर्माण कर सके। क्लियर है, ठीक। इसके अलावा ये जो वृषण पालिका है ये कितने होते हैं, 200 से 250 कच्छ होते हैं। कितने कच्छ होते हैं, 200 से 250। तो ये जो 200 से 250 में तो कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। जैसे देखो 1 से 2 के बीच में तुमको यहां पर क्या दिख रहा है, कुछ खाली स्थान दिख रहा है ना। तो ये दो वृषण पालिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, उसको अंतराकोशीय खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराकोशीय अवकाश। क्या कहते हैं, अंतराकोशीय अवकाश कहते हैं। और इस अंतराकोशीय अवकाश में लिख देता हूं मैं यहां पे, ये क्या है, अंतराकोशीय अवकाश। ठीक, ये जो अंतराकोशीय अवकाश है यहां पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको अंतराकोशीय कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है ना। ये जो अंतराकोशीय क्या है, यहां पर कोशिकाएं, इस अंतराकोशीय अवकाश में तुमको क्या मिल जाएंगी, अंतराकोशीय कोशिका। और इसी को हम लोग लीडिक कोशिका भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को लीडिक कोशिका भी कहते हैं। कह दो सर जी इसका नाम क्यों बता रहे हो, इसका नाम इसलिए बता रहे हैं, ये जो अंतराकोशीय कोशिका है या जो लीडिक कोशिका है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये लीडिक कोशिका क्या करती है, ये लीडिक कोशिका नर हॉर्मोन्स, मेल हॉर्मोन्स का स्त्रावण करती है, उसको बनाती है और उसका स्त्रावण करती है। ठीक है, तो ये जो लीडिक कोशिका क्या करती है, नर हार्मोन्स को निकालती है। अब ये नर हार्मोन्स क्या है, जल्दी से हमको कमेंट करके फटाक से मैसेज बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि लीडिक कोशिका जो नर हार्मोन्स को निकालती है उस नर हार्मोन्स को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो। तो ये हम लोगों ने अभी तक किसके बारे में देख लिया, वृषण के बारे में। किसके बारे में चर्चा करनी थी, वृषण के बारे में चर्चा करनी थी। और वृषण के बारे में जो हमने चर्चा करी वो ये चर्चा करी भाई साहब की जो वृषण है, फटाफट सुन लो जल्दी से, क्विक 1 मिनट के अंदर जल्दी से रिवाइज करो। जो वृषण है ये क्या होता है, हमारे शरीर के बाहर उदर गुहा में स्थित होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के तापमान की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, हमारे शरीर के तापमान की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कम क्या कर सके, कम उनको तापमान मिले। क्यों, जिससे वो शुक्राणुओं का निर्माण कर सके। ठीक है ना। ये जो वृषण है एक बाहर एक लेयर में स्थित होते हैं, इस लेयर को वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर 200 से 250 कक्ष होते हैं जिसको वृषण पालिका कहते हैं। इसमें हमको वहां पे 2 तरह की कोशिकाएं मिलती हैं इसके अंदर, एक मिलती है नर जन्म कोशिका, दूसरी मिलती है सर्टोली कोशिका। जो नर जन्म कोशिका है वो क्या करती है, ये जो नर जन्म कोशिका है ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और क्योंकि ये नर जन्म कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण कर सके उसके लिए इसको चाहिए ताकत,
और ताकत कहां से आएगी? भोजन से, पोषण से। तो पोषण प्रदान करने के लिए यहां पर एक और कोशिका होती है जिसको हम लोग सर्टोली कोशिका कहते हैं। यह सर्टोली कोशिका नर जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये जो 200 से 250 वर्षण पालिकाएं हैं, इनके बीच में कुछ क्या होता है? अवकाश होता है। यहां जो अवकाश है वहां पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको अंतराकोशी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है ना? इन्हीं को हम लोग लीडिक कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिक कोशिका भी कहते हैं। ये जो लीडिक कोशिका होती है ये नर हॉर्मोन्स का स्त्रावण करती है। ठीक है ना? ये नर हॉर्मोन्स क्या होता है? जल्दी से हमको कमेंट करके फटाक से बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है? ये देखो, ये जो वृषण पालिका है ये क्या कर रही है? ये कुछ नलिका के आकार की जो संरचना, ये एक जाल का निर्माण कर रही है। ये देखो, ये एक ऐसा ऐसा करके एक जाल बना हुआ है। इस जाल को क्या कहते हैं? इस जाल को क्या कहते हैं? इस जाल को कहते हैं वृषण जालिका। क्या कहते हैं? और ये जो वृषण जालिका है, ये जो वृषण जालिका है, ये देखो इस तरीके से एक कुछ नलिकाओं को बना करके आगे की तरफ खुल रही है। इन नलिकाओं को क्या कहोगे फिर आप? इन नलिकाओं को क्या कहोगे आप? इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? ये जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शुक्र वाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र वाहिका कहते हैं। ठीक है? ये जो शुक्र वाहिका है, ये जो शुक्र वाहिका है, देखो ये कहां खुल रही है? ये शुक्र वाहिका एक इस तरह से, ये देखो, ये जो शुक्र वाहिका है, ये सारी की सारी नलिकाएं, ये सारी की सारी नलिकाएं ये आपस में कहां खुलती हैं? ये सारी की सारी नलिकाएं आपस में जिस जगह खुलती हैं उसको हम लोग अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। और ये जो अधिवृषण है, ये अधिवृषण आगे चल करके देखो, ये अधिवृषण आगे चल करके एक लंबी सी नलिका बना रहा है। ये अधिवृषण आगे चल करके एक पतली सी लंबी नलिका बना रहा है। इस पतली सी लंबी नलिका को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शुक्रवाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहक कहते हैं। देखो, हम लोगों ने यहां पर वृषण के बारे में पढ़ना था, वृषण के बारे में भी पढ़ा, साथ साथ हम लोगों ने यहां पर नलिकाओं के बारे में भी देखा। किसके बारे में देखा? नलिकाओं के बारे में देखा। तो सहायक नलिकाओं को भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। ये क्या है? सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी सहायक नलिकाएं हैं। ये सारी की सारी क्या है? सहायक नलिकाएं हैं। 2 बार हमने आपको बताया, अब तीसरी बार आगे चल करके आप हमको बताएंगे। ठीक है? ये सारी की सारी क्या है? सहायक नलिकाएं हैं। ठीक है ना? एक ये भी है। ठीक? शुक्रवाहक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोगों ने देखा, जरा फटाफट उसको हम लोग क्विक रिवीजन कर लें जल्दी से। तो देखो क्या है, जो वृषण है वो हमारे शरीर में, जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं। और इस थैली को बेटा क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। अंग्रेजी में उसको स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है ना? ये जो वृषण कोश है, ये वृषण कोश वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या रखता है? कम रखने में सहायक होता है। ठीक है ना? वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। आगे जब हम लोग बेटा चर्चा करेंगे तो जो वृषण है, वृषण में लगभग 250 कच्छ, हमने आपको बताया था ना, लगभग 250 कच्छ होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जिसको वृषण पालिका कहते हैं। और ये जो वृषण पालिका है, इसके अंदर 1 से लेकर के 3, कितनी बेटा? 1 से लेकर के 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं?
अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, इसमें क्या होते हैं, शुक्राणुओं को पैदा किया जाता है। ठीक है, तो वृषण पालिका है, वृषण पालिका कितनी है बेटा, 200 से 250 है। और ये जो 200 से 250 वृषण पालिका है, इसके अंदर शुक्रजनक नलिकाएं हैं। और ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इसके अंदर दो तरह की कोशिकाएं मिलती हैं। एक नर जन्म कोशिका मिलती है जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ठीक है ना, ये जो नर जन्म कोशिका है क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। जो दूसरी कोशिका है वो सर्टोली कोशिका होती है, और सर्टोली कोशिका बेटा क्या करती है, ये नर जन्म कोशिका को पोषण प्रदान करने में मदद करती है। ठीक, इसके अलावा जो शुक्रजनक नलिकाएं हमने आपको बताया था, वहां पर क्या होता है, अंतराली अवकाश होता है। क्या होता है, अंतराली अवकाश होता है। इस अंतराली अवकाश में कुछ रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है और कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं इसको हम लोग लीडिक कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बताया था हमने आपको कि अंतराली कोशिका को लीडिक कोशिका भी कहते हैं। ठीक है ना, ये लीडिक कोशिका एक हार्मोन्स को स्त्रावण करती है, और उस हार्मोन्स को क्या कहते हैं, नर हार्मोन्स कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है बेटा, जिसका नाम होता है एंड्रोजन। क्या नाम होता है, AN, ये हिंदी में भी लिखा है और अंग्रेजी में भी इसको एंड्रोजन लिखते हैं। ठीक है, तो एंड्रोजन क्या है, ये नर हार्मोन्स है। क्या है बेटा, ये मेल हार्मोन्स होता है, नर हार्मोन्स होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं किसमें, सहायक नलिकाओं में। तो हमने कहा था भाई 2 बार हमने आपको सहायक नलिकाएं बताई, अब आप हमको सहायक नलिकाओं के बारे में बताएंगे। तो भाई इसीलिए डायग्राम को लेकर के आए जिससे कि तुम अब हमको सहायक नलिकाओं के बारे में बताओ कि सर जी कौन सी सहायक नलिकाएं कहां पर होती हैं। ठीक है, तो चलो भाई जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको समझाया। अब है तुम्हारे रिवीजन का समय। किसका समय है, अब तुम्हारे रिवीजन का समय। चलो जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो कमेंट करके, कौन कौन सी सहायक नलिकाएं होती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नर जनन तंत्र में कौन कौन सी सहायक नलिकाएं हैं, जल्दी से कमेंट करके हमको बताओ। चलो अब हम बताते हैं। तो भाई अगर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सहायक नलिकाओं की, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो सहायक नलिका तुमको मिलेगी, यहां पर जो तुमको सहायक नलिका मिलेगी उसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ। उसका नाम होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा, क्या होगा, शुक्रजनक नलिका। ठीक है, वो खुलती है किसमें, वृषण पालिका खुलती है वृषण जालिका में, और वृषण जालिका किसमें खुलती है, शुक्र वाहिका में। तो ये क्या हो गई, शुक्र वाहिका हो गई। कहीं पर तुमको शुक्रजनक नलिका भी मिलेगा, तो हम यहां पर दोनों ही नाम लिख दे रहे हैं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। शुक्र वाहिका भी हो सकता है, ठीक है, या फिर शुक्रजनक नलिका भी हो सकता है। ठीक है ना, वैसे डायग्राम के हिसाब से क्या है, ये शुक्रजनक नलिका है। ठीक है ना, क्या है, शुक्रजनक नलिका है। लेकिन शुक्रजनक नलिका किसमें खुलती है, शुक्र वाहिका में खुलती है। और शुक्र वाहिका किसमें खुलती है, शुक्र वाहिका किसमें खुलती है, अधिवृषण में। भाई अधिवृषण में क्या खुलता, अधिवृषण में क्या खुलती है, शुक्र वाहिका। ठीक है, ये जो नलिका है, ये जो नलिका है जो ये जा रही है, ये वाली, थोड़ा सा मोटा बना देते हैं, ये जो नलिका जा रही है मोटी सी, ये वाली, और ये फिर ऐसे आती है अंदर की तरफ। ठीक, इस नलिका का नाम क्या है, इस नलिका का नाम है,
शुक्रवाहक। क्या नाम है? शुक्रवाहक। ठीक है, अब ये जो तुम पतली सी ये देख रहे हो, ये वाली नलिका, इसका क्या नाम है? ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है मूत्रवाहिनी। क्या नाम है? मूत्रवाहिनी। ये क्या है? मूत्राशय। क्या है ये? मूत्राशय। ठीक है, ये तो ग्रंथि है, इसका नाम लिखेंगे नहीं। ये है यूरेथ्रा। ठीक ठीक, चलो चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई, चलो फटाफट देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा है। देख लो जल्दी से क्या लिखा है भाई। एक हो गया शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका क्या है? वृषण जालिकाओं के माध्यम से किसमें खुलता है? शुक्रवाहिका में खुलता है। देखो डायग्राम को, शुक्रजनक नलिका किसमें खुल रहा है? शुक्रजनक नलिका खुलता है शुक्रवाहिका में। शुक्रवाहिका खुलता है अधिवृषण में। अधिवृषण खुलता है शुक्रवाहक में। ठीक, फिर शुक्रवाहक जाता है आगे यूरेथ्रा में। ठीक है ना, तो शुक्रवाहिका में खुलता है। जो शुक्रवाहिका है वो किसमें खुलता है? अधिवृषण में खुलता है। जो अधिवृषण है ये कहां जाता है? ये शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर गुहा के ऊपर की ओर जाता है और मूत्राशय की ऊपर की ओर लूप बनाता है। ये नलिका वृषण से प्राप्त, देखो भाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगा देते हैं कि अधिवृषण क्या करता है? अधिवृषण क्या करता है? ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का, वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण करता है भाई। क्या करता है? वृषण से प्राप्त, जो वृषण में जो शुक्राणु बन रहे हैं, कौन बना रहा है? नर जन्म कोशिका। नर जन्म कोशिका जो शुक्राणुओं का निर्माण कर रही है, उस शुक्राणुओं का भंडारण कौन करता है? वो अधिवृषण करता है। ठीक है, तथा मूत्र मार्ग से बाहर स्थानांतरण की ओर ले जाता है। जो मूत्र मार्ग है वो मूत्र मार्ग, ठीक है, यूरेथ्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा को हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। तो यहां पर इसको हम लोग लिख लेते हैं, यूरेथ्रा अंग्रेजी में है और हिंदी में क्या कहेंगे? इसको मूत्र मार्ग कहते हैं। मतलब यूरेथ्रा अंग्रेजी में है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक, तो मूत्र मार्ग जो है वो मूत्राशय से निकल करके पुरुष के शिश्न अर्थात पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ फिर बाहर की ओर छिद्र के माध्यम से खुलता है, जिसको क्या कहते हैं? मूत्राशय मुख कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात आती है बाह्य जननेंद्रिय की। बाह्य जननेंद्रिय क्या होता है बेटा? वो होता है शिश्न। क्या होता है? शिश्न, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में पेनिस कहते हैं, जिसका क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या रोल होता है? रोल ये होता है कि शुक्राणुओं को फीमेल बॉडी के अंदर कौन लेकर के जाता है? तो ये शिश्न ही लेकर के जाता है। ठीक है, तो शिश्न अर्थात पेनिस पुरुष की क्या है? बाह्य जननेंद्रिय है, विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है। ठीक है, उद्घर्षण में सहायता प्राप्त करता है और वीर्य सेचन को सुगम बनाता है, अर्थात शुक्राणुओं के निकलने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ठीक है, शिश्न का जो अंतिम भाग होता है उसको शिश्न मुंड कहते हैं। एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसको क्या कहते हैं? फोर स्किन अर्थात अग्रछद्र कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो सहायक ग्रंथियों के बारे में आ जाएगा। हमने आपको क्या बताया था कि जितना महत्वपूर्ण चीज है वो सारा का सारा पहले है। जो पहले हमने आपको डायग्राम दिखाया, उस डायग्राम के बारे में हमने आपको जो जो चीजें बताई वो क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो हमने आपको चीज बताई क्या? वृषण के बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है। अगर आप पहले ही वाले डायग्राम को अगर आप देख लोगे तो आप समझ जाओगे सारी की सारी चीजें। आपको सहायक नलिकाएं भी याद हो जाएंगी, आपको सहायक ग्रंथियां भी याद हो जाएंगी और वृषण के बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सहायक ग्रंथियों की चर्चा करेंगे बेटा। तो जो सहायक ग्रंथियां हैं, हमने आपको 3 सहायक ग्रंथियां बताई। पहली सहायक ग्रंथि है शुक्राशय जो एक जोड़ी है। ठीक है, दूसरी सहायक ग्रंथि है पुरस्थ, प्रोस्टेट ग्रंथि अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में पुरस्थ कहते हैं, ये संख्या में 1 है। और तीसरी सहायक ग्रंथि की क्या है? बल्बो यूरेथ्रल, ये एक जोड़ी है। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में यहां पर एक चीज क्या हो गई थी? गड़बड़ हो गई थी। क्या गड़बड़ हो गई थी? वो ये गड़बड़ हो गया था कि ये पुरस्थ ग्रंथि कितनी यहां पर लिख दी हम लोगों ने? 2 लिख दी है। ठीक है, तो पुरस्थ ग्रंथि 2 ना करके इसको हम लोग क्या कर दें? इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, पुरस्थ ग्रंथि कितनी है? 1। और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कितनी है? 2। ठीक है, इसको यहां पर हम लोग क्लियर कर लेंगे।
इसको हम लोग यहां पर समझ लेंगे। जो पुरस्थ ग्रंथि है वो एक होगी और बल्बोयूरेथ्रल कितनी है, दो है। शुक्राशय कितनी होती है, संख्या में दो होती हैं। अब ये ना सोचना कि तुम टोटल पांच होती हैं, टोटल पांच नहीं होती हैं। एक शुक्राशय संख्या में दो है, पुरस्थ संख्या में एक है और बल्बोयूरेथ्रल संख्या में दो है। ठीक है, ठीक। तो शुक्राशय, पुरस्थ और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां होती हैं, ये सब आपस में मिलकर के क्या बनाती है बेटा, शुक्रिय प्लाज्मा बनाती है। ये शुक्रिय प्लाज्मा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रक्टोज होता है, इसमें कैल्शियम होता है और इसमें कुछ एंजाइम होते हैं। ठीक है ना। और इन सारी ग्रंथियों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है वो है बल्बोयूरेथ्रल। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है ये मैथुन के समय क्या करती है, स्नेहन अर्थात लुब्रिकेशन प्रदान करती है, जिससे कि जो सिस्न है, जो पेनिस है, वो आसानी से फीमेल बॉडी के अंदर क्या हो जाए, एंटर कर जाए। तो आसानी से सिस्न फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, उसके लिए क्या चाहिए होता है, लुब्रिकेशन। और वो लुब्रिकेशन किसकी वजह से आता है, वो आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि की वजह से। ठीक है, क्लियर है यहां पर। चलो भाई, तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। रिवीजन की बात आती है तो रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने आज देखा लैंगिक जनन के बारे में, इस लैंगिक जनन में हम लोगों ने देखा नर जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, और इस नर जनन तंत्र में, इस नर जनन तंत्र में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, यहां पर हम लोगों ने देखा वृषण के बारे में, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद सहायक नलिकाएं, उसके बाद बाह्य जननेंद्रिय और फिर सबसे आखिरी में सहायक ग्रंथि के बारे में। ठीक है, वृषण जो कि क्या है, महत्वपूर्ण अंग है नर जनन तंत्र का। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने दो कोशिकाओं के बारे में डिस्कस किया। किसके बारे में डिस्कस किया, दो कोशिकाओं के बारे में। पहली कोशिका कौन सी है, पहली कोशिका का नाम है नर जर्म कोशिका। और ये जो नर जर्म कोशिका है ये क्या करती है, ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ठीक, दूसरी कोशिका के बारे में देखा जिसका नाम था सर्टोली कोशिका। जो क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। एक कोशिका यहां पर और है जिसका नाम है क्या, लीडिक कोशिका। क्या नाम है, लीडिक कोशिका। तो इन तीनों कोशिकाओं को तुम अच्छे से याद रखोगे, चाहे नर जर्म कोशिका हो, इसमें भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चाहे सर्टोली कोशिका हो या फिर वो लीडिक कोशिका हो, ये तीनों कोशिकाओं के नाम तुम्हारी जबान पे रटे होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद सहायक नलिकाओं के बारे में चर्चा करी, तो सहायक नलिकाएं भी के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, सहायक नलिकाओं के बाद हम लोगों ने देखा बाह्य जननेंद्रिय के बारे में। बाह्य जननेंद्रिय कौन है, बाह्य जननेंद्रिय है सिस्न अर्थात पेनिस। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा सहायक ग्रंथियों के बारे में। और सहायक ग्रंथियां कितनी है बेटा, सहायक ग्रंथियां हैं तीन।
पहली कौन सी है? पहली है शुक्राशय, दूसरी है पुरस्थ और तीसरी है बल्बोयूरेथ्रल। बल्बोयूरेथ्रल संख्या में 2 है, ठीक है, शुक्राशय संख्या में 2 है और पुरस्थ ग्रंथि संख्या में 1 है। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक यहां पर साथ में जुड़ने के लिए। ठीक है, और अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर जो है बेटा वो इस चैप्टर का जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर का वो लास्ट लेक्चर रहेगा, चौथा लेक्चर, जिसमें हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही वहां पर जनन स्वास्थ्य के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो दोनों ही टॉपिक को हम लोग अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।